हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज असर्शन एंड रीजन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके और इस वीडियो में मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के असर्शन एंड रीजन आपको करवाने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं खुद करूँगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है जी, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू कर देते हैं। ओके सो हम देखो, असर्शन और रीजन में सिंपल है, आपको असर्शन पढ़ना है, रीजन पढ़ना है। असर्शन सही है तो फिर रीजन पढ़ना है, अगर रीजन भी सही है तो ये देखना है तो कि दोनों का आपस में कोई लेना देना है या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन लिखा हुआ है कि हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर रिड्यूस द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। क्या बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। इसमें लिखा हुआ क्या है कि देखो, अगर हम बारिश का पानी बचाए, ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर हम फ्रेश वाटर को इंडस्ट्री में यूज़ करते तो वो पॉल्यूट हो जाता है, नहीं हो जाता। तो इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि अगर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करें यानी बचा कर रखा, सेव करें, तो उसको इंडस्ट्रियल मतलब पॉल्यूशन जो फ्रेश वाटर का होता है उसे कम होने से बचा सकते हैं, क्योंकि फिर हम बारिश का पानी यूज़ कर लेंगे। बारिश का पानी यूज़ कर लेंगे तो जो वाटर है, फ्रेश वाटर, वो पॉल्यूट नहीं होगा। ओके तो इसका रीज़न ये लिखा हुआ है, रीज़न अब यानी एजर्शन तो सही है, रीज़न पे आते हैं। रीज़न ये लिखा हुआ है कि रेन वाटर हेल्प इंडस्ट्री टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। क्या ये बात सही लिखी हुई है? ये भी बात सही लिखी हुई है। और अब ये देखना है कि दोनों लाइन का क्या आपस में कोई लेना देना है। बिल्कुल इन दोनों लाइन का आपस में लेना देना है, यानी अगर हम रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करते हैं, बारिश के पानी को बचाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है उनकी भी वाटर रिक्वायरमेंट पूरी होती है और वाटर पोल्यूशन भी कम होता है। तो इसका आंसर है ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आपका असर्शन का। ठीक है, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंज्यूमर इंडस्ट्री प्रोड्यूस द गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज़ बाय कंज्यूमर। जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए चीज़ें बनाता है। क्या बात सही लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है? ये बात एकदम सही लिखी हुई है। कंज्यूमर इंडस्ट्री जैसे चीनी की इंडस्ट्री, टूथपेस्ट इंडस्ट्री, जो डायरेक्टली लोग यूज़ करते हैं उसी को हम कंज्यूमर इंडस्ट्री कहते हैं। तो ये लाइन एकदम सही लिखी है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए चीज़ें बनाता है। अब आ जाओ जी असर्शन पे, सॉरी असर्शन हो गया। अब आ जाओ जी रीज़न पे। रीज़न पढ़ते हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्री आर एग्रो बेस्ड। क्या ये लाइन सही लिखी हुई है? ये लाइन सही लिखी हुई है। ठीक है, गलत नहीं है, लाइन एकदम सही लिखी हुई है। अगर यहाँ लिखा होता ना कंज्यूमर इंडस्ट्री ओनली एग्रो बेस्ड, तो ओनली नहीं है, कंज्यूमर इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड है और साथ में इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड भी और भी बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, बट कंज्यूमर इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड है। जी हाँ है। तो यानी असर्शन और रीज़न ट्रू है। ठीक है, पर अब ये देखो क्या रीज़न का असर्शन से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं जी, रीजन का असर्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। कंज्यूमर इंडस्ट्री जो है कंज्यूमर के लिए चीज़ें बनाती है, क्योंकि कंज्यूमर इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड है। ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ। तो यानी रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। लाइनें तो दोनों सही लिखी हुई है, बट रीज़न का असर्शन से कोई लेना देना नहीं है। ओके नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। असर्शन लिखा हुआ है द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो कितना डेवलपमेंट कर रही है, वो एक कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखने के लिए काम आता है। क्या बात सही लिखी हुई है? ये बात एकदम सही लिखी हुई है। ठीक है, अब रीज़न की लाइन को पढ़ते हैं। इंडियाज़ प्रोस्पेरिटी लाई इन द डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्या ये लाइन सही लिखी हुई है कि इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मतलब उसकी प्रोस्पेरिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कितना ज़्यादा डाइवर्स है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, यानी कितनी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री है। तो क्या ये बात सही लिखी है? ये बात एकदम सही लिखी हुई है। पर क्या रीज़न का असर्शन से कोई लेना देना है? देखो सिंपल सीधी बात है, रीज़न में क्या लिखा है? इंडिया लिखा है, ऊपर क्या लिखा है? कंट्री लिखा है। तो इंडिया का कंट्री से तो कोई लेना देना नहीं है। जब हम कंट्री की बात करते हैं तो सारी कंट्री आ जाती है, बट नीचे तो स्पेसिफिकली इंडिया लिखा है। तो यानी असर्शन और रीज़न तो सही है, बट रीज़न का असर्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीज़न असर्शन का। तो यही है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट, बट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है जी, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। सारी की सारी जो जूट मिल्स है वो वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है। क्या ये बात सही लिखी हुई है? ये बात एकदम सही है, यानी असर्शन ट्रू है हमारा। अब आते हैं जी रीज़न पे। बस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल टू एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर जो है बस फैसिलिटी अवेलेबल है ताकि कहीं और भी भेजा जा सके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। क्या ये बात सही लिखी हुई है? ये भी बात सही लिखी हुई है। पर अब ये देखो कि असर्शन का क्या रीज़न से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो जूट मिल्स है सारी की सारी वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, इसका ये रीज़न नहीं है कि वहाँ पर एक्सपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है। एक्सपोर्ट तो यार पूरे इंडिया में बहुत अच्छा है, बट यहाँ बहुत अलग अलग रीज़न है। जैसे कि ये जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, ठीक है, यहाँ पर वाटर सप्लाई अच्छी है, यहाँ पर लेबर चीप है और भी बहुत सारी चीज़ें, वाटर ट्रांसपोर्ट चीप है, दूसरी कंट्री में भेजने के लिए काम आता है। तो इसका आंसर है कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। ठीक है, बट जो हमारा रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का।
ओके जी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि केमिकल इंडस्ट्री, एजर्शन दे रखा है कि केमिकल इंडस्ट्री आर लैगिंग बिहाइंड इन इंडिया। ये एजर्शन एकदम गलत है। केमिकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़े लेवल पे इंडिया में ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा एजर्शन गलत है तो रीज़न तो गलत होगा ही होगा। तो इसका आंसर है कि बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन का जवाब आप मेरे को खुद देना, क्वेश्चन पूरा लिखना, क्योंकि यार कमेंट बॉक्स सारे के सारे जो कमेंट है वो एक साथ आते हैं तो पता नहीं चलता कि बच्चे ने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो इसका क्वेश्चन आप पूरा लिखना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर भी नहीं डाला, दिख रहा होगा आपको। तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ कि एजर्शन ये लिखा हुआ है कि जो एयर पॉल्यूशन है वो हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिज़ायरेबल गैसेस की वजह से होता है। क्या ये बात सही लिखी हुई है, ये बताना है आपको। फिर आपको ये देखना है कि रीज़न जो लिखा हुआ है कि एयर पॉल्यूशन डज नॉट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, एनिमल एंड प्लांट एंड बिल्डिंग एंड एटमॉस्फेयर एज होल। तो क्या ये रीज़न सही लिखा हुआ है? और अगर आपको लग रहा है कि रीज़न सही लिखा हुआ है तो ये देखना है कि रीज़न का एजर्शन से कोई लेना देना है या नहीं है। ठीक है जी, और फिर आपको जो ऑप्शन दे रखा है उसमें से बताना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एजर्शन जो है ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी मैं चाहूँगा आप खुद जवाब दो इसका। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्ट किया जाता है मेटल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री। ज़्यादातर इंडस्ट्री में मेटल को यूज़ किया जाता है, मतलब एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में मेटल को, मतलब एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ये बात एकदम सही लिखी हुई है। इसका रीज़न जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम फ्लेक्सिबल है, गुड कंडक्टर है, ठीक है, हीट का और साथ ही में लाइट का, और मतलब हीट का है और साथ ही में वो इलेक्ट्रिसिटी का भी है। तो क्या ये रीज़न सही लिखा हुआ है? और रीज़न अगर सही लिखा हुआ है तो क्या इसका एजर्शन से कोई लेना देना है? फिर आपको बताना है इस ऑप्शन में से। ओके, चलो जी, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, ये ज़रूर करके बताना आप मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एक ऑक्यूपाई करता है यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ों की इंडस्ट्री जो इंडिया के अंदर है, वो एक यूनिक पोजीशन ऑक्यूपाई करके रखती है। ठीक है, एजर्शन सही लिखा हुआ है। अब आते हैं रीज़न पे कि इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डायरेक्टली। इसका मतलब है कि ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करता है इंडिया के अंदर। क्या ये बात सही लिखी हुई है? बिल्कुल ये बात सही लिखी है। बहुत सारे लोग डायरेक्टली जो हैं वो हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। ठीक है, ये बात एकदम सही है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एक यूनिक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली जॉब देता है, जॉब जनरेशन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इंडस्ट्री गिव बूस्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। एजर्शन जो लिखा हुआ है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बूस्ट करने में हेल्प करती है। क्या बात सही लिखी हुई है? ये बात एकदम सही लिखी हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह और औजार वगैरह, वो हमारे एग्रीकल्चर में फार्म में यूज़ किए जाते हैं, जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये बात एकदम सही लिखी हुई है। अब आते हैं रीज़न पे। रीज़न ये लिखा हुआ है कि कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन इंक्रीज देयर प्रोडक्शन एंड ऑल्सो मेड प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट। वही जो मैंने अभी आपको बताया, ये लाइन एकदम सही लिखी हुई है। रीज़न में ये लिखा हुआ है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो प्रोडक्शन बढ़ाने में और साथ ही में टाइम को घटाने में एफिशिएंट। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसेस और कि वो एफिशिएंट है या नहीं है, तो हम टाइमिंग की बात करते हैं। तो मतलब लोगों का काम भी आसान कर दिया फार्मर का, और वो कम टाइम लगाने वाला भी कर दिया है। तो यानी ये भी लाइन सही लिखी हुई है। तो अब देखते हैं क्या इन दोनों लाइन का आपस में कोई लेना देना है। बिल्कुल इन दोनों लाइन का आपस में लेना देना है। क्यों? क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री होती है वो एग्रीकल्चर को बूस्ट तो करती है। और वो कैसे करती है? क्योंकि वो बहुत सारी इंडस्ट्री, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, वो बहुत सारी चीज़ें देती है, जिससे जैसे मशीन वगैरह बना के देती है, ट्रैक्टर वगैरह, जिससे प्रोडक्शन भी बढ़ता है और प्रोडक्शन जो है प्रोसेस वो एफिशिएंट भी बनती है। तो इसका आंसर है कि बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी एजर्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन नॉट मिनिमाइज द एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। यानी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है वो हमारे पॉल्यूशन को डिग्रेड होने से नहीं बचाता। कि ये बात सही लिखी हुई है? नहीं, ये बात गलत लिखी हुई है। मैं बताता हूँ क्यों। बहुत सारे बच्चों को ये लाइन में कन्फ्यूजन आई होगी, ध्यान से सुनना। एजर्शन ये लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को मिनिमाइज़ नहीं करता। ये हमेशा ही सही नहीं होता। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बताया था, एनटीपीसी का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है,
वो क्या करता है, बहुत सारी प्रोसेस करता है, जैसे कि वाटर ट्रीट करता है और ऐश यूटिलाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें करता है, जिससे वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने से, मतलब एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचा रहा है, मिनिमाइज़ कर रहा है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। तो ये लाइन एकदम गलत लिखी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियल, जैसे कि बहुत सारी ऐसी भी कंट्री है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कर रही है और एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से भी बचा रही है। तो यानी एजर्शन गलत, और एजर्शन गलत तो रीज़न देखने की ज़रूरत ही नहीं, रीज़न भी गलत होगा। तो बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। आपको पता है ना कि रीज़न भी क्यों गलत होगा यार, सिंपल सीधी बात है। जब क्वेश्चन ही गलत है तो क्वेश्चन का जो आंसर लिखा होगा वो तो गलत होगा ही होगा, है ना। तो चलो जी, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला हमारा किससे, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। टूरिज़्म जो है वो प्रमोट करता है, एजर्शन लिखा हुआ है, टूरिज़्म प्रमोट्स द नेशनल इंटीग्रेशन। इसका मतलब है टूरिज़्म से नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है। टूरिज़्म से नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ता है। अगर मैं साउथ इंडिया में जाकर कोई चीज़ देखता हूँ, वहाँ के लोगों से मिलता हूँ, तो इंटीग्रेशन बढ़ता है। सिर्फ नेशनली नहीं, इंटरनेशनली भी बढ़ता है। और साथ ही में जो रीज़न लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि ये मिलियंस ऑफ पीपल को क्या करता है, टूरिज़्म इंडस्ट्री में डायरेक्टली इंगेज है या जॉब देता है। तो क्या नेशनल इंटीग्रेशन का जॉब से कोई लेना देना है? नहीं, जॉब से लेना देना नहीं है, बट रीज़न सही बात लिखी हुई है कि जी जॉब तो देता है। तो इसका मतलब है कि बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, बट द रीज़न इज़ द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मास कम्युनिकेशन प्रमोट द नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। जो मास कम्युनिकेशन है वो नेशनल इंटीग्रेशन भी, देखो नेशनल इंटीग्रेशन कैसे, अब आप खुद सोचो कि मेरे टेलीविज़न पे चाइना की न्यूज़ आ रही है, मतलब सोच लो जो चाइना के जो चैनल है ना सारे मेरे न्यूज़ पे आ रहे हैं, आप में इंडिया के आ रहे हो, तो ऐसे क्या हमारे में कभी नेशनल इंटीग्रेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नेशनल इंटीग्रेशन तभी बढ़ता है जब सारे के सारे चीज़ें जो लोग हैं वो सेम चीज़ें देखें, ठीक है। कम से कम एक इंडिया के अंदर अगर मान लो आधा जो इंडिया है उसमें चाइनीज़ लैंग्वेज में सारे के सारे प्रोग्राम आते हों, तो क्या कभी भी हमारे में नेशनल इंटीग्रेशन रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो मास कम्युनिकेशन जो है, ये जो इंडिया के टेलीविज़न वगैरह हैं और ये न्यूज़ वगैरह सारे के सारे सेम पढ़ते हैं, ठीक है। कोई ऐसा इंडिया में ऐसा बंदा देखा है जो जिसका न्यूज़पेपर चाइना से आता हो? ऐसा तो नहीं है ना। और होंगे भी तो बहुत कम होंगे, ठीक है। कुछ कह नहीं सकते, इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं महंगी बातचीत वाले, करते भी होंगे। तो मास कम्युनिकेशन जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है, ये बात हमें पता है, और साथ में एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये बात एकदम सही है। यूट्यूब भी देख लो, ये भी एक आपका नेशनल इंटीग्रेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है इससे। हमारे इंडिया के गवर्नमेंट के भी बहुत सारे चैनल है, इससे मैं बोलूँगा नहीं, नाम तो नहीं बोल सकता, यूट्यूब के चैनल है जो कि इंडियन गवर्नमेंट यानी सारी की सारी जितनी भी गवर्नमेंट है ना अभी तक, सबके लिए एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो एक तरह से नेशनल इंटीग्रेशन भी है और एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है यूट्यूब। तो हाँ, मास कम्युनिकेशन से नेशनल इंटीग्रेशन भी बढ़ता है और एंटरटेनमेंट भी मिलता है। तो ये बात एकदम सही लिखी हुई है। रीज़न लिखा हुआ है कि इट स्ट्रेंथ द डेमोक्रेसी, ठीक है, इन द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग न्यूज़ टू द मासेस, दे फील अटैच टू द कंट्री एंड फील नेशनलिज्म अराइज इन देम। क्या ये रीज़न एकदम सही लिखा हुआ है? पहली बात तो रीज़न सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ ये देखते हैं। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 26 जनवरी की परेड ही देख लो आप, ठीक है। 26 जनवरी की परेड आपके टीवी में भी आती है, मेरे टीवी में, इंडिया के हर टेलीविज़न में आती है, ठीक है। तो इससे क्या है, नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज होती है, राइज होती है हमारे मन में, ठीक है। और इससे डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन होती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि यार हम किस कंट्री में रह रहे हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, और एक पावरफुल कंट्री बनते हैं हम डेमोक्रेटिकली। तो रीज़न सही लिखा हुआ है। तो क्या एजर्शन और रीज़न का आपस में कोई लेना देना है? बिल्कुल है। जब मैंने बोला नेशनल इंटीग्रेशन तो नेशनलिज्म की फीलिंग से ही मैं बोल रहा था, तो यानी एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और जो है एजर्शन वो मतलब जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। ओके जी, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा, ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन आर कॉल्ड लाइफलाइन ऑफ आर इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि जो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, वो ये है लाइफलाइन ऑफ आर नेशनल इकोनॉमी। तो ये बात एकदम सही लिखी हुई है। रीज़न लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डू नॉट हेल्प इन ईजी मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड द मटीरियल बिटवीन कंट्रीज़। क्या बात सही लिखी हुई है? ये बात एकदम गलत है। यहाँ डू नॉट नहीं आना चाहिए था। अगर ये नॉट हटा दिया जाता ना तो रीज़न एकदम करेक्ट हो जाता, बट अभी रीज़न गलत है, तो यानी एजर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स। समझ आया ना? एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से ईजी मूवमेंट होता है, बट इसमें लिखा है ईजी मूवमेंट नहीं होता, इसलिए ये गलत है। ओके, अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ अंडरगॉन अ सी ऑफ
चेंज इन लास्ट डेकेड, यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। आपने देखा होगा कि बहुत सारा ट्रेड हो रहा है इंडिया और दूसरी कंट्री के बीच इन 10-20 सालों में, है ना। कभी आपने सोचा नहीं होगा। आप अगर अपने पेरेंट्स से पूछोगे कि क्या उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने बचपन में इतनी ज़्यादा कंपनीज देखी थी जितनी आज है फॉरेन की, नहीं, ठीक है। तो उस टाइम इंटरनेशनल ट्रेड इतना नहीं होता था, बट आज होता है बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो सही लिखा हुआ है सर। अब रीज़न लिखा हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी एंड गुड्स हैव बीन सुपरसेडेड बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, यानी जो हमारा एक्सचेंज हो पाया कमोडिटी, वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बढ़ने की वजह से, या मैं कहूँ कम्युनिकेशन की बढ़ने की वजह से ही हो पाया है। ऑब्वियसली बात है, इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है, मतलब कम्युनिकेशन की मदद। अब देखो सिंपल सीधी बात है, हमें कैसे पता चलेगा जी अमेरिका में एक फ़ोन लॉन्च हो रहा है, हमारे पास सोशल मीडिया या बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो शायद इस वजह से भी बढ़ा है क्योंकि एक तरह से कम्युनिकेशन है हमारा, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज तभी हो पाता है जब हमें इन्फॉर्मेशन हो। जब आपको पता ही नहीं अमेरिका में कौन सा फ़ोन लॉन्च हो रहा है, तो आप क्या मंगाओगे उस कंट्री से? नहीं मंगाओगे ना। जब आपको पता होगा तभी तो यानी जब आपको इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, जब एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन होगा तभी तो आप मंगवाओगे। तो यानी रीज़न भी एकदम से सही लिखा हुआ, और रीज़न का एजर्शन से लेना देना है क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बढ़ा है इन 30-40 साल में। इसका मेन रीज़न इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन नॉलेज का बढ़ना ही है, एक्सचेंज ही है। तो इसका आंसर है कि ए, बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज़ लेस बट द सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मैक्सिमम। इसका मतलब है कि जो कॉस्ट होती है पाइपलाइन बिछाने की वो ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, बट उसको चलाने की कॉस्ट ज़्यादा होती है। क्या बात सही है? ये एकदम उल्टी लाइन लिखी हुई है। पाइपलाइन को लगाने में बहुत पैसा लगता है और उसको चलाने में कम पैसे लगते हैं, मतलब उसको लगातार चलाने में मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी थोड़ी सी कम है। तो यानी ये एजर्शन गलत, एजर्शन गलत तो रीज़न भी गलत, तो इसका होगा बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स, ठीक है जी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाटर वे आर द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो वाटर वे है वो एक चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे सस्ता है। बिल्कुल सही बात है, वाटर वे बहुत सस्ता है। इसका रीज़न दे रखा है, रीज़न भी पढ़ते हैं हम कि इट इज़ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले तो ये रीज़न पढ़ो, क्या ये सही लिखा हुआ है? रीज़न की लाइन बिल्कुल एकदम सही लिखी हुई है। वो फ्यूल एफिशिएंट भी है, फ्यूल भी कम लगता है, साथ में एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। तो अब देखो एजर्शन का क्या रीज़न से लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। रीज़न में ये लिखा हुआ है कि जी जो वाटरवे है उसमें कम फ्यूल लगता है। अब कम फ्यूल लगता है तो यानी कम पैसे भी देने पड़ेंगे, तो वाटरवे इसलिए चीप है क्योंकि वो फ्यूल एफिशिएंट है, उसमें फ्यूल बचता है। तो यानी इसका आंसर होगा कि बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ठीक है जी। आई होप ये वाला भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कम्युनिकेशन इज़ अनएसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। कम्युनिकेशन जो है वो अनएसेंशियल है ह्यूमन बीइंग के लिए। क्या ये बात सही है? ये लाइन बिल्कुल गलत है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है एजर्शन गलत तो रीज़न भी गलत, बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या मैं कहूँ लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एजर्शन लिखा हुआ है कि रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम। जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्या बात सही है? ये बात एकदम सही है, एजर्शन सही लिखा हुआ है। रीज़न पढ़ते हैं। रीज़न लिखा हुआ है कि रोड आर अनमेटल्ड, ठीक है, ये अनमेटल्ड आएगा, ये डबल ये इसको कर लेना, अनमेटल्ड रोड है वो, ठीक है, अनमेटल्ड, और साथ ही में देयर नेटवर्क इज़ एडुकेट, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारी रोड है, ठीक है, वो क्या है, वो अनमेटल्ड है। क्या ये बात सही लिखी हुई है? ये बात एकदम सही है। हमारी जो रोड है वो अनमेटल्ड है और उसका नेटवर्क भी इतना ज़्यादा एफिशिएंट इतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब इनएडुकेट कह सकते हो आप। नेटवर्क जो है वो इनएडुकेट है, इनएडुकेट आएगा यहाँ पर, मैं इनएडुकेट लिख देता हूँ। तो क्या ये लाइन सही लिखी हुई है? बिल्कुल ये लाइन सही लिखी हुई है। जो हमारी रोड होती है वो अनमेटल रोड है, ठीक है, और साथ में उसका नेटवर्क भी इतना ज़्यादा एडुकेट नहीं है, थोड़ा कम इनएडुकेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी रोड है उससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट है। तो यही नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम फेस कर रहा है हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो यानी रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का, ठीक है जी।
तो बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion. ओके जी, सो यहीं पर होती है आपकी वीडियो ख़त्म। ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के सारे assertion एंड रीज़न मैं अपलोड कर चुका हूँ, बाकी सिविक्स और इकोनॉमिक्स पे भी कर दूंगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर मैंने कर दिए होंगे तो, ठीक है जी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना जिससे बाकियों को भी पता चले, बाकियों को भी नॉलेज हो। और शेयर करो यार, मैंने देखा बच्चे शेयर बहुत कम करते हैं, ठीक है, तो शेयर करो, क्या दिक्कत है, दूसरे को भी पता चलना चाहिए। अगर उनके भी एजर्शन और रीज़न में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो अच्छे से कर सकते हैं। और एजर्शन और रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमें एक एक नंबर के लिए फ़ाइट करनी है। अगर आपके 99 भी आ गए ना, तब भी आपको लगेगा यार एक नंबर रह गया, तो एक नंबर के लिए भी फ़ाइट करनी है। इसलिए मैंने एजर्शन और रीज़न की वीडियो डाली, नहीं तो मेरे को ज़रूरत नहीं थी, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा मैं आपको PDF दे देता जी कर लो। बट फिर वही दिक्कत हो जाती है आपको कि जी सॉल्व कैसे करना है, क्या एक्सप्लेनेशन है इसका, इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, लिंक का उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि उस पर 1000 सब्सक्राइबर है, बट एक्चुअल में उस पर 2000 से ज़्यादा, या मैं कहूँ इवन 2300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जबकि अब की मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी अभी तक, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, बच्चे चैनल को क्यों सब्सक्राइब कर रहे हैं जबकि मैंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं करी? क्योंकि मैं वहाँ पर अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया, मेरी अर्निंग कैसे स्टार्ट हुई और आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलना, ठीक है, क्योंकि मैं पहली वीडियो के साथ ही धमाका मचाने वाला हूँ और होप सो फेस के साथ बनाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल से ही आपको नोटिफिकेशन आएगा। और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया होगा तो वीडियो मिस हो जाएगी आपसे, ठीक है। इस चैनल को भी, उस चैनल को, दोनों को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और साथ ही में आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम वगैरह पे आप मतलब फॉलो वगैरह कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, ठीक है, वहाँ पर आपको मैं PDF वगैरह दे देता हूँ और जो भी मैं वीडियो होती है मैं बताते रहता हूँ कौन सी डालूंगा कौन सी नहीं, और भी बहुत सारी क्वेरी होती है। 2-3 हज़ार से ज़्यादा बच्चे वहाँ पहले ही एडेड है, तो आप भी जाके ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्री है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें आपको, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।